नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और राजनीति की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो बहुत मोटिवेशनल है। और आजकल जो ट्रेंड चला हुआ ना कि बाहर जाके बसना है, तो बाहर जाके बसते हुए जो लोग सफल होते हैं, उन सफल लोगों में से एक ये बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। अमित जी, आप जर्मनी में रहते हैं। जी हाँ। और एक बहुत सफल कारोबारी हैं, आपने बहुत बड़ा अपना एक अच्छा काम वहाँ स्थापित किया है। लेकिन आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपकी कहानी क्या है, मैं वो जानना मेरी कहानी सर बीकानेर से शुरू होती है। अच्छा। मैं एक राजपूत जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ अच्छा। और हमारी जो जब मैं छोटा था घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। उसकी वजह मुझे 16 साल की उम्र में बीकानेर छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं गया मेरे चाचा जी जो काठमांडू रहते थे उनके पास। ठीक है। और फिर मैंने उनके पास वहाँ जा करके बोला कि देखो मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करा दो और काम भी लगवा दो, जो पैसे आएंगे मैं घर पे भेजूंगा। जी। तो चाचा ने काम लगा दिया था मुझे। पढ़ाई 10वीं की थी आप? 10वीं मैंने करके निकला था मैं। तो कर नहीं पाया बाद में। और जब मैं 2-3 महीने जब मुझे जो काम की तनख्वाह मिलने वाली थी, मैंने चाचा जी बोला आप मुझे वो तनख्वाह दिलवा दो। हाँ जी। पैसे जो है मैं घर पे भेजना चाहता हूँ। तो चाचा जी ने वो पैसे लेकर के खुद नहीं रख लिए, मुझे दिए नहीं वो पैसे। आपको नहीं दिए? तो मैंने कितना अमाउंट था वो? उस समय देखो 5,000 नेपाली रुपए था। कौन से साल की मैं बात है ये? ये है बात 1984 की। 84? 84 85 84 की बात है। जी। तो जो तो मैंने जिद की तो उन्होंने मुझे, मेरे बुआ का लड़का का भाई योगेश, उसके साथ में मुझे बीकानेर की वापस टिकट कटवा दी और बोला कि तुम चले जाओ, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं रखना। मैं बड़ा दुखी हुआ। उन्होंने आगे खुआ पीछे खाई, अब करे क्या। बॉर्डर मेरे बुआ के बेटे के साथ में बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग बीरगंज बॉर्डर पड़ता था। अच्छा। वहाँ से हम लोग ट्रेन आती है दिल्ली के लिए मुजफ्फरनगर होकर के ऐसे। अच्छा। तो मुजफ्फरनगर स्टेशन आया, वहाँ पर ट्रेन 1 घंटा रुकती है। तो मैंने मेरे भाई को बोला देख भाई, अब मैं तो बीकानेर जा नहीं सकता। अच्छा। मैं तो इस ट्रेन से बाहर निकलता हूँ स्टेशन पे, और तू जाने तेरा काम जाने। मैं सिर्फ 16 साल का था तब। अच्छा। वो रहने लगे वो 17 साल का था। जेब में कितने पैसे थे उस समय? कम ही रहे होंगे। जेब में पैसे ऑलमोस्ट कोई 100-150 रुपए थे। अच्छा, अब वहीं उतर गए? मैं वहीं उतर गया। उतर करके मैं बीरगंज में चला गया, जो नेपाल की शुरुआत होती है। रक्सौल का बॉर्डर होता है, उसके बाद में बीरगंज आता है। वहाँ से मैंने मेरे मामा को फ़ोन किया जो फारबिसगंज बिहार में रहते थे। अच्छा। फारबिसगंज में मैंने बोला मामा मुझे 2-3 महीने के लिए यहाँ कहीं पर नौकरी दिलवा दो बीरगंज में, और फिर मैं थोड़े से पैसे कमा करके मैं वापस काठमांडू जा करके एक दिन मैं बड़ा आदमी बन के बताऊँगा आपको। अच्छा। हमने बोला कैसे करके मामा ने 2-3 दिन में नौकरी मुझे दिलवा दी। कोई छोटा मोटा परचून का दुकान में। तो 2-3 महीने उनके घर पे रहा भी, नौकरी भी की करके पैसे थोड़े से जो बने थे 2-3 हज़ार, वो लेकर के मैं काठमांडू आ गया। वापस काठमांडू आ गया। वहाँ पर एक मेरा दोस्त बना हुआ था उस समय, मैं उसके घर सीधा गया। नेपाली था वो। उसने बोला देख मुझे थोड़े दिन के लिए यहाँ जगह चाहिए जी। और तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा। उनकी माँ ने बोला आप इधर रहो। मैं उधर रह करके मैंने वहाँ पर स्ट्रगल करनी शुरू की। तो बहुत स्ट्रगल की मैंने लाइफ के अंदर। फिर पहले क्या होता था कि ये फॉरेन गुड्स आते थे। हाँ, बस का सब ज़माने में, क्योंकि इंडिया में सारा सामान इंपोर्ट बैन था, तो सारा नेपाल के थ्रू होकर के आता था, स्मगलिंग होकर के। अब उस समय मुझे नहीं मालूम था कि माल स्मगलिंग होता है कैसे होता है, मेरे लिए तो फॉरेन गुड्स करना। तो वहाँ पर क्या है कि होलसेल के अंदर सामान बिकता था, और मुझे आइडिया थी ये सामान कहाँ मिलता है। तो इंडिया से लोग आते थे सामान लेने के लिए वहाँ पर काठमांडू में। तब मैं उनको ये सामान दिलाया करता था। अच्छा। उसे मुझे आधा % कमीशन मिलता था। तो 100 रुपये का सामान लेंगे तो मुझे 50 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये मतलब मुझे 50 पैसे मिलेंगे। तो लोग
1-1 लाख रुपए का 50,000 का सामान है, तो मेरी रोजाना अच्छी कभी कभी 3,000 भी बन जाते थे नेपाली रुपए, कभी 2,000 बन जाते, कभी 500 बन जाते, ऐसे खूब कमाई होती है। हाँ ऐसे पहले तो काफ़ी स्ट्रगल किया, उसके बाद धीरे धीरे ये मेरा सेट हो गया साल भर बाद में। तो ऐसे ही 2-3 साल मैं वहाँ पर ये काम किया, फिर थोड़े से मैंने पैसे मेरे पास हुए, तो मैं बोला कि अब मैं एक बार घर में वापस बीकानेर जाऊँगा माँ से, भाई बहन से मिलने के लिए। उनसे हमेशा मेरा चिट्ठियों से उस समय अटैच रहा था उनसे। तो जैसे ही मैंने बोला अब इस बार मेरे पास प्लेन के पैसे, मैं प्लेन में जाऊँगा। अच्छा। हाँ, तो इंडियन एयरलाइंस होती थी उसमें, तो इंडियन एयरलाइंस की मैंने टिकट बनाई सिर्फ 500 रुपये में, दिल्ली की। काठमांडू दिल्ली। मैं प्लेन में बैठ गया, मेरे पास में एक पारसी भाई बैठे थे, कोई मेरे से 2-3 साल बड़े होंगे। हम प्लेन में बैठे थे, मुझे खुशी हो रही, पहले मैं तो इधर देख रहा था, उसको मालूम पड़ गया कि ये बंदा पहली बार प्लेन में आया है। तो मैं इधर से उधर से सब चीज़ें उठा कर निकाल कर देख रहा था। तो वो भी मुझे बात करना, तो पहली बार प्लेन चढ़ आएगी? मैंने बोला हाँ सर, मैं पहली बार चढ़ा हूँ, मैं कभी तो मैं तो बोला कि तू जो भी पूछना मुझे पूछ लेना। बड़ा फ्रेंडली बंदा था। ट्रेन से उतरा हूँ, प्लेन में चढ़ा हूँ। हाँ, तो ऐसे करके काफ़ी लेट हो चुकी थी, प्लेन अभी भी वो उड़ने टेक ऑफ नहीं कर रही थी। तो मैंने उसको पूछा क्या कितना टाइम लगेगा? मैंने पहले तो पूछा पहुंच गई क्या दिल्ली? अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कब क्या वो आपकी तो उसमें बैठ गए तो जैसे उड़ी गई है। हाँ, मैं तो मुझे मालूम नहीं पड़ा कुछ। तो बोला कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, ये प्लेन उड़ नहीं रही। तो ऐसे करके अनाउंस हुआ कि ये प्लेन आज उड़ेगी नहीं। अच्छा, ये टेक्निक कोई मिस्टेक है, तकनीकी खामी। कल सुबह। तो मेरे होता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर जब कैंसिल होती है ना, तो आपको उनको होटल देना पड़ता है, तो जो फॉरेनर होते हैं। तो उसने वो जो पारसी बैठा था, तो उससे बोला कि मैं एक हॉलीडे इन में रुका हूँ, मैं वहाँ का वाउचर मुझे मिल रहा है, तू भी आ जा, तेरे लिए भी एक रूम ले लेते हैं, मस्ती करेंगे हम। मैंने बोला ठीक है। तो उसने भी मेरे लिए भी वाउचर ले लिया, तो हम पहुँच गए वो 5 स्टार। पहली बार मैं 5 स्टार होटल के अंदर गया, पहली बार देख। मेरी तो आँखें चकाचौंध हो गई, कभी जीवन में कभी देखा ही नहीं था। जिस सिचुएशन निकले थे 5 स्टार, जानते ही नहीं थे 5 स्टार होता है क्या है। हाँ। तो वहाँ से हम लोग तो उसने बोला कि तो मैं रूम में जाता हूँ, तुम भी रूम में चले जा, और 20 मिनट बाद हम नीचे एक बार है वहाँ बैठते हैं, मैं बियर पीऊँगा। मैंने बोला मैं तो पीता नहीं हूँ, अल्कोहल जैन आदमी हूँ, अल्कोहल मैं तो वेजिटेरियन आदमी लेता नहीं हूँ। तो ऐसा करके वो आगे हम लोग बाहर में बैठे थे, ऐसे बातचीत कर रहे थे आपस में। तभी मैंने देखा कि 2-3 गोरे हमको देख रहे थे दूर से, करीब 10 मीटर की दूरी से। बोला देखते होंगे हमें क्या, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं थी बोलनी। हाँ, उसमें सिर्फ नेपाली आती थी, राजस्थानी आती थी, न पूरी हिंदी आती थी। अभी भी मेरी हिंदी के अंदर आप यू कैन नहीं, अब तो आप बोलते हैं ठीक है, लेकिन वो हिंदी नहीं है जो यूपी वाले लोग बोलते हैं, दिल्ली में बोलते हैं। हाँ। तो थोड़ी देर में, वो 10-15 मिनट बाद वो हमारे पास आए। 2 आदमी थे, एक औरत थी। आकर के उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, मैं तो समझा नहीं कुछ। तो मेरे दोस्त से बात की, तो वो तो इंग्लिश बोलता था। उसने बोला कि सर, उन्होंने कुछ बात की, फिर वो मेरे दोस्त, उसका नाम आर.के. इंजीनियर था, तो आर.के. इंजीनियर। तो उस पारसी आदमी ने मुझे बोला कि देख अमित, आज तेरा लकी डे है। मैंने बोला क्या हो गया? चलो, ये एक फैशन मैगजीन के वो है, यहाँ पर आए हुए हैं शूटिंग करने के लिए। अच्छा, काठमांडू में एक मैगजीन है, ऑमो वोग बोल करके, उसमें फेमस रही होगी। हाँ, मेंस वोग, उसमें आज भी फेमस है वो मेंस वोग। अच्छा, हाँ। तो ऐसे करके हम लोग अच्छा, वो हमसे बात करने, तो उसने बोला कि ये उसमें तेरे साथ में मॉडलिंग करना चाहते हैं। मैंने बोला मेरे साथ में मॉडलिंग करना? भाई यार, छोटे मोटे काम करने वाला नहीं है। मुझे तो कभी एहसास ही नहीं था लाइफ में कि मॉडलिंग होती क्या है। अच्छा, मैं समझा ही नहीं, ये पहली बार सुना ना। हाँ, नाम ही पहली बार सुना। तो उसने बोला कि ये मॉडलिंग तो बड़ी बड़ी बाहर की किताबें आती है, उसमें आदमी लोग अच्छे कपड़े पहन करके फोटो खिंचवाते हैं ना। बोला लगा हाँ, तो तेरे साथ में बोले मेरे साथ हम तो टाल काटने के लिए, निकालने के लिए शीशा देखते थे, और माँ बाप ने, हम तो कभी इस कॉपी कॉम्प्लीमेंट मिला ही नहीं था लाइफ के अंदर कि किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं थी कि हम लोग, कि हम खूबसूरत है या अगली, मालूम ही नहीं था ये सब चीज़ों के बारे में। तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ।
बोला सच सच बोल रहे दीदी $5,000 भी देंगे। मतलब $5,000? मैं नहीं 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 चलो ये तो हो नहीं मजाक सकता। कर रहे हो। मजाक कर रहे हो। हाँ। बोला, नहीं 3 हफ्ते तुझे यहाँ रखेंगे भी, बाद में तुझे टिकट जो है तेरी आज कैंसिल हो जाएगी, नई टिकट बना के तुझे देंगे। विश्वास नहीं हो रहा मुझे। मतलब ये तो मैं 4 साल में कमाता हूँ, मैं 4-5 साल में लग जाएंगे मुझे। इसको बोलो किस्मत। हाँ, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो उस दिन मैं मेरे कमरे से दूसरे दिन में उठा तो वो तैयार बैठा, बोला कि अब तुम शिफ्ट हो जाओ मैंने एक कमरे में। तो स्वीट आपके लिए? हाँ मेरे लिए स्वीट, कोई दूसरा कमरा खाली नहीं था। हाँ। तो स्वीट था, उसमें अंदर क्या एक्चुअली में क्या था, उसमें सारे कपड़े थे, जूते थे, शूटिंग थी। अच्छा। तो उसमें 2 बेडरूम थे। तो बोला कि तुम्हारा ये है, अब तुम 3 हफ्ते यहीं रहोगे। और बस दूसरे दिन मेरी शूटिंग शुरू हो गई। वो आर के चला गया। उसने बोला आपको मॉडलिंग का एम भी नहीं पता? कुछ भी वही मालूम, ABCD भी नहीं मालूम मुझे मॉडलिंग होती क्या है। मुझे ना तो बैठना आता था, खड़ा होना आता था। तो पहले तो उन्होंने मेरी कटिंग की। अच्छा। अभी भी देसी स्टाइल की कटिंग होती है, तो हमने यूरोपियन स्टाइल कटिंग की। हाँ। फिर सेव वेव करके, जूते मेरे साइज, मेरे पैर है बड़े तो जूते मेरे साइज के होते नहीं थे, उनके जूते थे साइज में छोटे। तो मेरे पैर दर्द करते थे, शूटिंग करता था दर्द वहाँ हो रहा था, मैं शूटिंग कर रहा था, पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता था मुझे। तो मैं बोला यार, मैंने $5,000 का लिए थे, तो भैया तुझे तो करना पड़ेगा, ये सहन करना पड़ेगा। सब पहनो। ऐसे करके 3 हफ्ते कैसे गुजार दिए। उन्होंने फोटो खींचे, जैसे जैसे उन्होंने मुझे बोला मैंने किया, वो सिखाया। धीरे धीरे सीख भी गए होगे। हाँ वो बस होता कंप्यूटर था। 4-5 दिन के बाद में कंप्यूटर लोग भी फ्रेंडली हो जाते हैं, पहले अजनबी होते हैं फिर फ्रेंडली हो जाते हैं, तो उसमें काफ़ी फर्क होता है, फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे करके 3 हफ्ते बहुत जल्दी निकल गए। उसने $5,000 भी दे दिए। तो मैंने उससे एक रिक्वेस्ट की, भैया एक मैगजीन भेज देना, नहीं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने मॉडलिंग की है। तो बोला कि हम जरूर भेज देंगे। हाँ। वो चले गए। 2 महीने बाद मेरे पास एक चिट्ठी आई कि देखो यहाँ एक डिजाइनर है जानी वर्जाचे। अच्छा जी। उनको तुम्हारा फेस बहुत पसंद आया है, वो अपना फर्स्ट परफ्यूम निकाल रहे हैं। अच्छा। वो उस परफ्यूम की कैंपेन तुम्हारे चेहरे से शुरू करना चाहते हैं, और तुम्हें इसलिए हम 2 साल के लिए इनवाइट करना चाहते हैं इटली के अंदर। इटली बुला रहे हैं? हाँ इटली में। मेरे तो पैर जमीन ही खिसक गई, पैर चले। बोले यार ये क्या हो रहा है, क्या कहानी है आपकी ना। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2 हफ्ते मैं तो, मुझे तो ABCD में मैं रहूंगा कैसे कैसे करूंगा, आता ही कुछ नहीं, बोलना आता ही कुछ नहीं। इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो मैंने उनको सारी बात लिखी पहले। मैं देखो ये मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, कोई चिंता मत करो आप। किसी से लिखवाया होगा लेटर आप? हाँ लेटर भी लिखवाया, आप ऑफिशियली मैंने लेटर लिखवाया था किसी से। तो मेरा दोस्त था विनय बोल करके काठमांडू, उसने मैंने लेटर लिखा। तो ऐसे करके वीज़ा के कागज आ गए। और सितंबर 2087 के अंदर पहुंच गए हम लोग रोम। मैं रोम पहुंच गया? हाँ, मैं शादी वादी नहीं आया नहीं, मैं तो 19 साल का था उसमें। अच्छा। 19 साल का था सिर्फ। दिल्ली आया, दिल्ली से मैंने हाल इटालिया ली। चाचा ने ठीक नौकरी निकाला था वैसे आपको ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ना। उसका पता नहीं कहाँ क्या होता है मुझे, ये मैं बोलता हूँ ये किस्मत बोलो उसे या डेस्टिनी बोलो, अब जो भी बोलो। अब रोम पहुंच गए? हाँ मैं रोम पहुंचा, और रोम से फिर मिलानो जाना था मुझे। तो वहां से आगे की 1 घंटे की फ्लाइट और थी। कौन घंटे 1 घंटे की याद नहीं मुझे। तो पहुंच गए, सारे एयरपोर्ट में मुझे लेने आ गए थे। ऐसे सर ऐसे नेम प्लेट वाले वो? नहीं नेम प्लेट वो एक तो जान पहचान स्टेफानो था उसका नाम, आज भी मुझे याद है, जो को डायरेक्टर था उस कंपनी का। तो वो लेने आया? हाँ वो लेने आया अपने मॉडल को। हाँ लेने आया वो आके में, और उसके बाद में वो लेकर के मुझे एक वहाँ पर अपार्टमेंट मिला। मैं वहाँ पर रहा, उस अपार्टमेंट के अंदर मॉडल, टोटल मॉडल रहते थे उस पूरी बिल्डिंग के अंदर। अच्छा। और तो अब दुनिया के काफी अच्छा पे करने लग गए होंगे आपको? मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मालूम था कितना पे करेंगे, क्या पे करेंगे। अच्छा, पहुंच गए? कुछ भी, मैं पहुंच गया। मैंने बोला यार अब यूरोप में जाने का चांस मिल रहा है, चलो तो मिलता है, मिला फ्री में भी चले जाएंगे। हाँ मैं देखो उस समय हमारी क्या मेंटालिटी ये थी, देखो घर के अंदर तो रोटियों के फाके पड़ रहे हैं अपने, हैं हमें कोई इनवाइट कर रहा है यूरोप के अंदर, तो ये सब पैसे का डिस्कस नहीं करना चाहिए। मेरा ये वो जो मिलने चाहिए दूसरों को मिलेंगे तो मुझे ही मिल जाएंगे।
अब हम पहुंचे तो है ना, पहले तो सामने आदमी ने 50-60 हज़ार जो भी खर्चा किया, प्लेन के टिकट भेजिए, सब वीज़ा का करवाया, सब कुछ करे, तो अब मेरे पास तो ये भी नहीं थे। उन्होंने ऑलरेडी भेजा सब कुछ। सब कुछ उन्होंने किया, सब, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बोला मेरे पास तो कुछ नहीं, सब वहाँ से आया। हाँ, मुझे यहाँ तक कि ट्रेवल एजेंट ने मेरा सिर्फ पासपोर्ट मांगा, और मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था। अच्छा। हाँ, मेरा पासपोर्ट भी बनाया, इस बीच के अंदर पासपोर्ट बना के फिर मैं गया वहाँ शुरू हो गई हमारी मॉडलिंग। बहुत सारे किस्से भी हुए। और क्या किस्से हुए, कुछ खास? एक खास किस्सा बताता हूँ ना। जो हमारा क्या होता है कि हम जब यहाँ पर इंडिया के अंदर दोस्त होता है तो हाथ पकड़ के निकलते हैं। हाँ जी। कंधे में भी हाथ डाल देते हैं, वो भी कर देते हैं। तो ये सब क्या है कि नॉर्मल होता है। वहाँ यूरोप में नॉर्मल नहीं होता। अच्छा। वहाँ पर ये लोग, होमोसेक्सुअल लोग ये करते हैं। अच्छा, कंधे पे वही कंधे में हाथ रखना, कोई हाथ पे ऐसे दोस्त के हाथ लगा कर नहीं चलता। तो फैशन में ये बहुत होती है, होमोसेक्सुअलिटी बहुत होती है। कोई लेस्बियन होता है, कोई गे होता है, कोई नॉर्मल होता है, सब तरह के लोग होते हैं। अब ठीक, अब मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं था। हाँ। होमोसेक्सुअलिटी होती क्या है। हाँ। तो भाई हम तो मतलब क्या कि, तो कोई हमारे हाथ पकड़ता तो हम हाथ पकड़ लेते, कोई हमारे पर यहाँ हाथ रखता था हम बोले नॉर्मल है भाई, नॉर्मल। हाँ, तो ऐसे करके 1-2 महीना चला गया। फिर एक बार मैं ऐसे किसी काफ़ी में बैठा था, तो मुझे नहीं मालूम थे कि गे लोगों की अलग काफ़ी होती है। अच्छा। उसमें होमोसेक्सुअल लोग बैठते हैं। तो ऐसे ही मेरी उसमें एक छोटी सी गर्लफ्रेंड बनी थी उधर, पहली बार लाइफ के अंदर। अच्छा। तो मुझे लेने आए तो उस समय मेरे वो डायरेक्टर का हाथ मेरे यहाँ नेप पे लगा हुआ था। मैं तो नॉर्मल है, अपने लेके आया। वो आकर के बाहर ले जा करके मुझे पूछी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू होमोसेक्सुअल है? अच्छा। मैंने बोला तो ये होता क्या है, किसकी बात कर रही है, होमोसेक्सुअल होता? आपको ये भी नहीं पता था? मुझे कुछ भी नहीं पता था। कहाँ से पता होगा ना, माँ बाप ने कभी देखा नहीं ना सुना नहीं, तो बताएंगे कैसे? राजस्थान के गांव में तो गांव से निकला हुआ वहां से, तो कुछ भी नहीं मालूम था। तो उसने एक थप्पड़ मारा मुझे कि मुझसे झूठ बोल रहे हो, है तो बोलो ना। मैं बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोल रही है, और मेरी इंग्लिश भी उसमें टूटी फूटी इंग्लिश। तो मैं संकट में फंस गया वहां पर। तो फिर धीरे धीरे मैंने उसको बताया कि तुम मुझे समझा पहले, तो किस चीज की बात कर रही? बोला ऐसे 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 ऐसे। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं वो नहीं हूँ भाई। नहीं, होश इसलिए उड़ गए कि ऐसा भी होता है। तो ऐसा ये भी कोई चीज है दुनिया में, है ये भी कोई चीज होती है। हमें तो बचपन में मतलब कि आदमी और औरत दो ही होते हैं, भगवान। हम तो उसी हिसाब से मतलब क्या कि देवी देवताओं के वहां पता चला कि तीसरी कम्युनिटी भी, तीसरी कम्युनिटी भी। तो एक हफ्ता तो मैं शॉक में रहा। मैं सोचने लगा कौन कौन है इसके अंदर। हमारी जो जितनी भी कंपनी में लोग थे, 100-150 लोगों के साथ मैं काम कर रहा था। कौन से हैं, कौन इसमें गए हैं, कौन लेस्बियन। तो महीना भर तो खोजबीन करने में लग गया ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए लाइफ के अंदर। ये एक एग्जाम्पल था। तो बहुत सारे मतलब क्या कि तो ऐसे करके मतलब क्या कि वर्साचे की कैंपेन हो गई, फिर दूसरी कंपनियां भी आ गई, अरमानी आ गया, फिर गियानफ्रांको फेरे आ गया, सब मॉडलिंग की सब मैंने मैं आपको दिखाऊंगा फोटोज बाद में। अच्छा। हाँ, तो ट्रूसाडी आ गया, सल्वाटोरे फेरेगामो आ गया। मैं आपको नाम ही नहीं गिना सकता, सैकड़ों कंपनियां थी। लीवाइस की मैंने मॉडलिंग की है, बेनेटन की मैंने मॉडलिंग की है, सब कंपनियों की मॉडलिंग की है। तो 2 साल बाद मेरा एग्रीमेंट हो गया खत्म। काफी पैसा हो गया होगा उस दौरान। मैं आपको अब क्या बताऊं, मैं उस समय मुझे 2 साल के $2.5 लाख मिले थे। अमीर आदमी हो गया, है ना? सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कभी। सबसे पहले जब मैंने मॉडलिंग की, पहले मैं घर पे आया, मेरे माँ बाप के लिए मैंने मकान बनाया। पहला काम किया, सबसे पहला काम वो किया। वो मकान आज भी उसी में रह रहे हैं। माँ आज उसमें, पापा चले गए, माँ आज उसी में रह रहे। बोला यार मैं तो यंग हूँ, उसमें 21 साल का था, भगवान देगा तो और दे देगा। लेकिन सब पहले मैंने मकान बनाया। वो आज आलिशान कोठी बना दी उनके लिए, वो आराम मिल के उनका बुढ़ापा आराम से गुजरे। जो उन्होंने हमारे लिए किया है ना,
हम वो तो कभी उतार नहीं सकते, बिल्कुल जी। कभी भी उतार नहीं सकते। उसका कर्जा तो वो 7 जन्म में भी हम उतार नहीं सकते, लेकिन कम से कम वो उनका बुढ़ापा सुखी में रहे, उनको 2 वक्त की अच्छी रोटी मिली, उनकी सेवा हुई, उनका अपना मकान हुए। ठीक है। बेचारे बहुत भले इंसान थे, पापा तो बहुत ही इतने सीधे इंसान थे, मैं क्या बताऊं। और माँ भी बहुत ही भोली वाली सीधी। निरूपा राय, आपको याद है फिल्म? हाँ। वो मेरी माँ की कॉपी है, ऐसी है मेरी माँ। उतना ही प्यार, उतनी दया। आप देखेंगे तो आपको निरूपा राय याद आ जाएगी। सबसे खूबसूरत माँ ही होती है दुनिया में ना बच्चे के लिए। देखो, भगवान को तुमने देखा नहीं है, मैं माँ को ही भगवान मानता हूँ, क्योंकि उससे बड़ा मेरे लिए कोई संसार में है नहीं। उसने मुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, खुद गीले बिस्तरों में सोई, मुझे सूखा बिस्तर दिया। और मुझे तो ये भी याद है, कभी कभी ऐसा होता था कि खाना जब हम बच्चे खाते थे तो मुझे मालूम है कि हांडियों में खाना पकता था, हांडियों में खाना नहीं होता था। तो बाद में जब मैं इटली गया था, मुझे पता चला कि माँ क्या खाती थी। उसमें मुझे पहली बार एहसास हुआ कि माँ ने तो खाना ही नहीं खाया था हमारे लिए, हमें खिला के भूखा हमें खिला कर भूखा सोई। कितनी बार भूखी सोई हमें। यदि ये थोड़ा सा काम हम माँ बाप के लिए नहीं करेंगे तो हमारे जीवन के क्या मतलब है। काफी खुश हुई होंगी मकान देख के। माँ तो आज ही खुश है। मैं आपको बताता हूँ, 40 साल के अंदर मुझे इटली में जर्मनी गए हुए 35 साल हो गए, और कम से कम पिछले 30 साल से ऐसा दिन नहीं गया जिसमें मैंने माँ से बात नहीं की हो। अच्छा। मेरे सबसे बड़ा टेलीफोन का खर्चा यही था। हाँ, अब तो खैर बहुत आसान तो व्हाट्सएप आ गए, अब तो फ्री हो गया। हम्म। मैं बात कर रहा हूँ 25-30 साल पहले। सबसे ज्यादा खर्चा मैं माँ से 1 मिनट ही बात करो, मैं हमेशा माँ से, आज भी सबसे पहले मैं माँ से ही बात करता हूँ उठते ही। अच्छा, उस पे जैसे आपका कांटेक्ट खत्म हो गया, हाँ, तो आप फिर क्या किया आपने? कॉन्टैक्ट खत्म हुआ तो वहाँ इटली के अंदर कुछ मेरे जर्मनी के दोस्त हो गए मेरे। अच्छा। जो बड़े अच्छे थे, वो मॉडलिंग भी करते थे, कोई फैशन इंडस्ट्री में था, कोई कैसे था। तो उन्होंने बोला कि साल बर्लिन चलते हैं। बर्लिन चल। हाँ, बर्लिन बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि उसमें बर्लिन वॉल था और ये वेस्ट बर्लिन था कि एक आइलैंड जैसा था, चारों तरफ वॉल था, लेकिन गिनी वेस्ट, एक वेस्ट बर्लिन थी, एक ईस्ट बर्लिन। तो वेस्ट के अंदर मुझे दोस्तों ने इनवाइट किया, तो मैं 10 जून 89 को मैं बर्लिन पहुंचा। हाँ, और वहाँ से 3 महीने का मेरा वीज़ा था। वहाँ से मैं पूरा जर्मनी में देखा, पूरा दूसरी सिटियों में गया, फिर वापस आया। तब तो 2 जर्मनी थे, है ना? हाँ, 2 जर्मनी थे। मैं वेस्ट में था। वेस्ट में था। हाँ, वेस्ट जर्मनी में था। वहाँ से फिर मेरे दोस्तों ने, मैं जब वापस आना था, पूछा तो वापस जाके क्या करेगा। मैंने, ये तो लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ कहीं यूरोप में रह जाऊँ, जिससे, क्योंकि अब क्या कि इटली के अंदर मुझे वो 2 साल का या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, लेकिन जॉब है उनके पास, जॉब है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। अभी यदि मैं यूरोप में कहीं बर्लिन में रह रहा हूँ, कहीं रह रहा हूँ, तो मुझे वो बुला सकते हैं वहाँ पर। 1 हफ्ते के लिए बुला लिया, 10 दिन के लिए बुला दिया, तो ऐसे जॉब है। तो लोगों ने, मेरे दोस्तों ने बोला तुम ये रुक जाना। उन्होंने फिर क्या कि मेरे वीज़ा का फिर ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, ऑर्गेनाइज करके फिर मुझे, मैं वहीं रह गया। मुझे 3 साल का वीज़ा दिलाया, तो मैंने जर्मन बर्लिन रह गया। हाँ, तो जर्मन लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दी मैंने। अच्छा जी। और जर्मन लैंग्वेज, और बीच में कभी पेरिस जाता, कभी मिलानो जाता, मॉडलिंग की असाइनमेंट मिलते रहते थे। और मैंने साइड में जॉब भी शुरू कर दी थी मैंने, एक फैशन बुटीक के अंदर। अच्छा। तो मैं खाली नहीं रहता, कभी खाली नहीं रहा। तो ऐसे करके मैं बर्लिन में धीरे धीरे सेट हो गया। 92 के अंदर मुझे मैं क्लब में गया, ये बात है न्यू ईयर 91-92 की। बॉबी मिल गई आपको हमारे वहाँ पे, है? हाँ। तो उस क्लब में मैं एक्चुअली, इस सुबह के 7 बज गए थे। वहाँ पर क्लब क्या है कि चलते रहते हैं 24 आवर। तो सुबह के 7 बजे मैं, किसी दोस्त ने बोला कि जबरदस्ती मुझे ले गया। तो वहाँ पर पहली बार मैंने एक लड़की देखी, मेरे होश उड़ गए। अच्छा। जबकि मैं इटली में मॉडलिंग करता था, एक से एक खूबसूरत लड़कियां देखी मैंने वहाँ पर। उस कोई लड़की को देख करके मेरे होश उड़ गए, मेरे सांस रुक गई उस समय। तब तक वो निकल चुकी थी, मैं जब तक वापस आया वो निकल चुकी थी। मैं पीछे भागा तो गायब।
और मेरा एक है कि मैं भगवान से, परमात्मा में हमेशा मैंने विश्वास रखा है, आज भी उस पर मैं भरोसा करता हूँ। वो मैं सुबह उठकर यही बोलता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ है और हमेशा मुझे वो सही रास्ता दिखा रहा है। हाँ जी। तो उस दिन मैं उदास मन से घर पे गया और घर पे जाकर के मैंने घुटनों पर बैठ करके भगवान से बोला कि भगवान, तुझे मालूम है कि मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ, कभी मैंने तुझसे कभी मांगा नहीं है, आज पहली बार मैं तुझसे एक मांग रहा हूँ, उस लड़की से मिला। उस लड़की से वापस मुझे मिला दे। और मुझे लगता है, मुझे फील हो रहा है कि वो लड़की मेरे बच्चों की माँ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैंने बस ऐसे करके मैं सो गया। 3 महीने बाद एक भी दिन मैं उसको बोला नहीं, वापस मैं उसी क्लब में गया। रोज जाते थे हैं? रोज नहीं जाता था, हफ्ते में एक बार ढूंढने जाते थे? हाँ, नहीं ढूंढने ऐसे जाता था मैं, लेकिन वो दिमाग में थी। तो मेरा एक दोस्त मुझे आया, मुझे बताता था तुझे मैं किसी से मिलाता हूँ। वो किससे मिलाता है? उससे मिला, उसी से। उसी से मिला। अब तो फिर होश उड़ गए। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरी बोलती बंद हो गई उस समय। अरे वो यंग भी था, बिल्कुल बिल्कुल, जवान दिल था ना। हाँ, 92 में 22-23 साल का था। होता क्या है कि जब यूरोप में जाते कॉन्फिडेंस हमारा इतना नहीं होता, क्योंकि सब कुछ सीखना पड़ता है, कल्चर, लैंग्वेज, म्यूजिक। 1-2 साल के अंदर आप नहीं सीख सकते जो जन्म लिया है उन्होंने। और आप तो इटली में थे पहले मैं इटली में था, फिर जर्मनी का। तो क्या कि तो थोड़ा सा रहता है कॉन्फिडेंस का। आज जो कॉन्फिडेंस है मेरे पास, वो कभी नहीं कह सकता उस समय वो था मेरे पास। देखो आपने आप तो अपने, मैं तो वैसे ही मतलब कि ऐसे समाज से निकला हूँ जहाँ पर डाउन टू अर्थ सिखाया जाता है हमें। अब राजस्थान हरियाणा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत हाँ हाँ, एक ही बात है। मैंने हाई हेलो की और थोड़ी देर बात की, तो मैं बोला कैन बी एक्सचेंज ओवर नंबर, से श्योर। नंबर से एक्सचेंज करके मैं ये बीच में मैं मिल नहीं पाया, 2-4 बार बातें की। और 14 मार्च 1992 में मैं उसके पहली बार मैं उसे बोला कि चलो काफ़ी पीने चलते। हम मिले थे काफ़ी पीने के लिए शाम को 7 बजे। 27 घंटे हमने बातें की। अच्छा, 27 घंटे कंटिन्यू मैंने अपनी होने वाली बीवी के साथ में बातें की। 27 घंटे बाद शादी पे बात करके उठे हो? शादी की बात नहीं की मैंने, 27 घंटे के बाद में ये कर लिया कि वी बोथ आर इन लव, ये तय हो गया था। फिर मैंने एक टैक्सी ऑर्डर की और टैक्सी को उसको घर पे भेजा। बीच बीच में उसके माँ बाप तो मैंने घंटे बातें, बीच बीच में मैंने उसके माँ बाप को मैं फ़ोन करवाता रहा उससे कि आपकी बेटी सेफ है, आप चिंता ना करें। क्योंकि किसी अजनबी से मिली, माँ बाप को तो नहीं मालूम कि वो भी एक बुद्धिस्ट क्रिश्चियन परिवार की थी, तो काफ़ी मतलब ट्रेडिशनल फैमिली की थी वो। तो ये हमारी फिर धीरे धीरे कहाँ की है वो है बर्लिन की, लेकिन इसकी माँ जो है जापान की है, उसके फादर है वो जर्मन है। हाँ, और उसने क्या क्लासिकल बाले किया था 15 साल तक। तो अभी उसने बाले छोड़ा ही था। बैले डांसर जो बोलते हैं, बैले नहीं, बाले जो पंजों पे होता है। अच्छा, थोड़ा अलग, मुझे नहीं। हाँ, ये पंजों पे डांस बड़ा डेंजरस डांस होता है और बहुत कम बाले बोलते हैं। हाँ, बाले बोलते हैं, क्लासिकल बाले। वो उसकी प्रोफेशनल वो है, तो उसकी प्रोफेशनल वो थी। और वो दिखने में 6 फीट लंबी है और 6 फीट है। 6 फीट हाइट है उसकी, और दिखने में बहुत। आपकी कितनी है? मेरी 6'2" है। और हाँ, तो मैंने उसको बोला कि तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करती हो? तो मैंने थोड़ा बहुत मेरे कॉन्टेक्ट से करवाया, तो उसने मॉडलिंग शुरू कर दी फिर करनी। अच्छा, तो उसने भी मॉडलिंग शुरू की। फिर उसको जापान में काफ़ी कॉन्टेक्ट मिले, क्योंकि आप आदि हाफ जापानीज है वो। तो ऐसे करके फिर वो जापान में टिकी नहीं। वो एक साल का उसको कॉन्टेक्ट मिला था, वो 2 महीने बाद वापस आ गई, बोला मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। तो ऐसे करके फिर हमने शादी कर ली। और आज 32 साल हो गए उस बात को, एंड वी आर वेरी हैप्पी। अभी आप क्या कर रहे हो फिर? देखो, मैं पहले तो मैंने कई कंपनियों में जॉब की। ज़्यादातर मेरी जॉब फैशन इंडस्ट्री में रही, क्योंकि मेरी फैशन इंडस्ट्री थोड़ा सा नॉलेज भी था। 5 से मैं काफ़ी सालों से, मैंने 95 तक तो मॉडलिंग की है। उसके बाद में मैंने 3-4 साल मैंने एक कंपनी में एज ए मैनेजर जॉब की मैंने। उसके बाद में मैं समझ लो 1999 से मैंने खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। जैन जो असली जैन है उस पे आ गया फिर ना?
देखो पैतृक मुझे काम है, एक business दिल में था कि मुझे एक दिन अपना खुद का करना है। खुद का करना है। हम्म। तो 1990 में शुरू कर दिया। 2000 के अंदर मैंने वहाँ पर पहली एक ड्रिंक लस्सी, जो मैंगो लस्सी, मैंने लॉन्च किया। अच्छा, फूड से रिलेटेड काम। फूड से रिलेटेड, जो मैं सिर्फ सुपरमार्केट में सप्लाई करता था। 20 साल तक मैंने मैंगो लस्सी है। मैंगो लस्सी, लीची लस्सी, रियल फ्रूट्स, किसी में कोई तरह का मिलावट नहीं, कोई तरह का प्रेजर्वेटिव नहीं है, कलर स्टॉफ नहीं है, नेचुरल। अल्फांजो मांगो गुजरात से, महाराष्ट्र से, रत्नागिरी से आता है, उसका ही पल्प उसके अंदर डालता है। तो कोई लस्सी को जानता नहीं था। आज जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कंट्री में चले जाए, किसी भी सुपरमार्केट में चले जाए, आपको लस्सी मिलेगी। आपकी कोई भी ब्रांड होगा, आप उसके पीछे मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, मैं लाइसेंस देता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं सबको लाइसेंस। आपका पेटेंट है उस पे? हाँ, मेरा पेटेंट देखो नाम का होता है। इंग्रेडिएंट का पेटेंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि रेसिपी और रेसिपी का पेटेंट नहीं कर सकते। तो ऐसा रहा। और अब वेल सेटल्ड कारोबार ना, वेल सेटल कारोबार है। कितना वेल्थ है आपकी अभी? नहीं, इसके बारे में देखो हम बातचीत, काफी अच्छी वेल्थ। हाँ, बातचीत नहीं कर सकते। और ऐसा है कि मुझे पैसों के बारे में बात करना कभी अच्छा लगा ही नहीं लगता। हाँ, पर वो जिंदगी में तमाम चीजें हैं आपकी जिसकी कल्पना एक इंसान करता है। देखो मैं अपने आप को सुबह उठता हूँ ना तो एक ही बोलता हूँ कि मैं सर्व संपन्न हूँ, मेरे पास हाथों सुख है। और ये हकीकत है। और मैं मटेरियल भौतिक सुखों को सुख नहीं मानता, मैं उनको प्लेजर मानता हूँ। और आदमी, यही फर्क होता है कि आदमी प्लेजर और हैप्पीनेस को मिक्स कर देता है। अच्छा जी। जो अपने ये गाड़ी, घर, हाउस, प्लेन हो गई, घड़ी हो गई, जो भी, ये सब भौतिक सुख होते हैं, मटेरियल वर्ल्ड जिसे बोलता हूँ जी। ये सारे, इसको प्लेजर बोलता हूँ मैं। इससे आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। सुख जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आपको इस चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुख आपको अपने अंदर से मिलेगा, खुद के अंदर से। बहुत बढ़िया बात। क्योंकि जिस दिन आप सुख समझ जाएंगे, इस सब चीजों को भूल जाएंगे आप, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये एक हकीकत है। लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है, वो प्लेजर को ही हैप्पीनेस समझने लग गया है। ये बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और देखता हूँ मैंने मर्सिडीज ले ली, मैंने BMW ले ली, मैंने ऑडी ले ली। शो इतना हो गया है इस दुनिया के अंदर, स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के अंदर। मुझे दुख होता है कि एक कितना एंशियंट कंट्री है हमारा। मतलब क्या है कि भारत जो है आज, मतलब क्या है कि हजारों सालों तो दुनिया को पास ABCD भी नहीं आती थी, लैंग्वेज नहीं होती थी। उस समय हमारे पास हमारा मतलब सिविलाइजेशन कितना आगे बढ़ चुका था। आज संस्कृत देखो तो 8000 साल पुरानी लैंग्वेज है, तमिल देखो तो 9000 साल पुरानी लैंग्वेज है। तब सिविलाइजेशन कहाँ होगा? कहाँ? लैंग्वेज तो बाद में आती है ना। सही बात है। और जब मैं दुनिया को, आज मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को देखता हूँ, आज मोबाइल के पीछे डिवोर्स होने लग गए हैं यहाँ पर। छोटी छोटी चीजों के लिए लोग डिवोर्स कर रहे हैं मैटर। और आदमी जो अंदर की जो है वो समझ ही नहीं पा रहा है, अंदर की एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पा रहा। तो देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। क्या क्या नाम है उनके? उनका नाम रामोन, बड़े वाले का रामू 28 का है। छोटे वाले का नाम, छोटे वाला 17 का है, उसका नाम है किरण। क्या? और ये कहाँ पे इनकी बड़े वाले की पढ़ाई लिखाई हुई है? बड़ा वाला जो है अभी हार्वर्ड से मास्टर करके आया है बायोकेमिस्ट्री में। और एक मास्टर उसने टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख में की है। 2 मास्टर किए उसने। अभी वो रिसर्च कर रहा है एक यूनिवर्सिटी। और छोटा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। उनको भारत लाते हैं अभी आप? 20 बार आ चुके हैं वो। अच्छा, पूरा अवेयर है वो भारत के बारे में, दादी के बारे में, सबके बारे में अवेयर। वो एक दूसरे को सबको जानते हैं। मैंने कोशिश की है जितना ज़्यादा हो सके यहाँ लाने की, और अपना कल्चर और ट्रेडिशनल उनको बताने की। माँ को उधर लेके गए कभी? बिल्कुल गए हूँ मैं। कैसा लगा उनको? माँ पापा दोनों उधर आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा उनको। मन नहीं लगा होगा पर? होता है, देखो जो इंसान, अपने गाँव में क्या होता है, हमारे घर खुले रहते हैं। अभी हम घर में दिन में कभी ताला नहीं लगता, कूंटा नहीं लगाता। हम हमारे घर के अंदर हमेशा खुले रहते हैं। तो 10 आदमी आते हैं, 10 जाते हैं, 1000 तरह की बातें होती है, दिन टाइम पास हो जाता है। अच्छा, वो बूढ़े लोगों को वहां नहीं मिलता।
तो 3-4 हफ्ते के बाद मुझे पता चल जाता है कि अब उनका टाइम हो गया वापस भेजने का। हाँ, तो मैं उनको 4-5 हफ्ते ले जाकर, क्योंकि उनको दुखी नहीं करना है ना हमें। जब वो बोलने लगते कि बेटा अब हो गया, हम चलते हैं अब, तब उनको मैं वापस पहुंचा देता अच्छा, एक वो जो चाचा थे हूँ। हाँ जिनके पास सबसे पहले आप गए थे, हाँ, उनसे जीवन में फिर कभी मुलाकात हुई? देखो ऐसा है कि मुलाकात हुई और मैं इस दुनिया को इस समझने की कोशिश की। मैंने आज चाचा से मैं मिलता हूँ, मेरा क्या एक सिद्धांत है, देखो मैं अभी है वो इस दुनिया में? हाँ इस दुनिया में है, और मैंने जिसने भी मेरे साथ में बुरा किया मैंने अपनी लाइफ में सबको माफ कर दिया, सबको दिल से दिल से माफ कर दिया। मैंने बोला मुझे यहाँ से जाने से पहले सारे हिसाब किताब क्लियर करनी है, मुझे कोई हिसाब किताब रखने, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप जहाँ जिस समय जिस जगह पर आप जिस आधार पे आप इस जीवन को छोड़ के जाते हैं वहीं पर आपका जीवन वापस शुरू होता है। क्या मेरा ये आप सोचना है। काफी धार्मिक हो गए हैं ना? तो मैं हमेशा से, मेरे स्पिरिचुअल तो मैं हमेशा ही था। बचपन में दादी के साथ दादियों में ध्यान करवाती थी, हमारे जैन में सामायिक बोलते हैं। सामूहिक। हाँ, और हम नमोकार मंत्र का तो मैंने खूब पाठ। हाँ, तो नमोकार मंत्र तो हमारे घर के अंदर, मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ नमोकार मंत्र के बाहर निकलता ही नहीं हूँ, ये हमारा वो है। मैंने जीवन में एक धार्मिक यात्रा की है, कैलाश मानसरोवर, तो वो भी मैं एक जैन संत के साथ ही गया था, मनक मुनि महाराज जी के साथ, अच्छा, और हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा। क्या बात है, आप बहुत लकी हैं। मैं लकी हूँ। हम इसको जैनियों में आदिनाथ भगवान की 24 मानते हैं। तीर्थंकर वहीं पे हुए हैं, हाँ, और 23वें। फेस में और मुझे जैन संतों से मेरा बड़ा वो रहा है, सानिध्य रहा है, उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। तो जैन धर्म के बारे में अवेयर हूँ। 5 बजे के बाद मैं खाना भी आदत पड़ी हुई कि नहीं खाते हैं हम। अच्छी बात तौर पे देखो, आज बोलते हैं ना कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये जैन धर्म में तो कब से है? हजारों साल से तो है। 10 साल से। हमारे घर में तो 5 बजे के बाद में किचन ही बंद हो जाती है। अच्छा, 5 से 6 खाना मिलता है, उसके बाद 6 बजे किचन, 6 बजे के बाद हमारे घर में आपको खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे आपका जो बर्लिन है, हाँ उसमें आपने जो जैन धर्म है ये तो अहिंसा के ऊपर आधारित धर्म है, हाँ, बिल्कुल। तो क्या कभी नॉनवेज नहीं खा? मैं हमेशा भेज रहा हूँ, अच्छा, हमेशा भेज रहा हूँ। मुश्किलें आई होंगी। हाँ, मुझे दिक्कत होती थी शुरुआत में और कि मेरे दोस्त लोग नॉनवेज खाते थे, देखो सबके साथ में, तो मैंने कई बार मैंने एक संत, मेरे गुरु भी हैं जो आप मुनि श्री जी को जानते हैं, जैन मुनि से, मैंने उनको पूछा कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब नॉनवेज खाते हैं। जय मुनि जी। हाँ, तो मैं तो कभी कभी टोकता हूँ उनको, बोला कि ऐसा मत करो, जैसे तुम्हें वो एक्सेप्ट करें तुम भी उनको ऐसा ही एक्सेप्ट करो। यदि तुम्हें वो पूछे तो तुम जवाब दो, तुम उनको घृणा की दृष्टि से मत देखो। तो जो बच्चे हैं उन्होंने मेंटेन कर पाए वो इस चीज? देखो ऐसा है कि बच्चे जो मेरे सामने घर में हम प्योर वेज बनाते हैं, बाहर कभी अनजाने में कुछ खा लिया हो। हाँ, मेरी वाइफ वेजिटेरियन प्योर पहले नहीं थी, मेरे मिलने के बाद में वेज हो गई वो, तो उन्होंने बिल्कुल आत्मसात कर लिया आपको ना? नहीं वो उसमें तो मतलब क्या है कि वो इतनी पवित्र है अपने आप में कि मैं उसके बारे में बयान नहीं कर सकता। हिंदी सीख गए होंगे अब तो? हिंदी समझती है लेकिन बोलती जवाब इंग्लिश में देती है, जर्मन लैंग्वेज में देती है। अच्छा, या जापानीज में, ये क्योंकि उसकी माँ ने क्या कि जापानीज फिर इंग्लिश और जर्मन तो आई है, तो उसके बाद में थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा चौथी लैंग्वेज, और हिंदी भी नॉट ईजी, हमारे लिए ईजी है, बाहर लोगों के लिए तो खतरनाक व्याकरण है इसकी। हाँ, तो मतलब कि बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे चाइनीज सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, ऐसे ही हिंदी को बताते हैं कि बार चाइनीज के 4000 तो अंक होते हैं, हमारे तो कितने होते हैं? साइन लैंग्वेज है ना, एक्चुअली साइन में सीखी जाती है वो। तो ये है। अच्छा, ओवरऑल अगर आप अपनी लाइफ का, अभी आप 56 साल के हो गए हैं, तो एक तो आपकी ज़िंदगी में मैं जितना महसूस कर पाया हूँ कि आपका जो स्पिरिचुअलिटी है, जो भगवान में विश्वास है, उसकी वजह से आपको ज़िंदगी में सफलताएं मिली। भगवान पे विश्वास और अपने कर्म बात पे मैं विश्वास करता हूँ, और कर्म जो है ये हमारा जो जीवन, मैं समझता हूँ कि जो हमारा मानव जीवन हमें मिला है उसको सिर्फ भोग में मत बिताई। मैं एक कर्मवाद को एक यू समझता हूँ, जैसे यू आकार के पर्सनली लीजिए, आधा आपका बैड कर्म है, आधा आपका अच्छे कर्म है। आप जिस तरह से पानी डालोगे
उधर आप इस तरफ में पॉजिटिव वाले में पानी डालोगे तो आपके जो अच्छे कर्म बनेंगे और बुरे कर्म बाहर निकलेंगे, उधर वाले में डालोगे तो आपके अच्छे कर्म बाहर निकलेंगे। और आप तो ये इस तरह से मेरी सोच है। और आज ही मुझे किसी ने पूछा था कि अमित भैया लाइफ का मतलब क्या है। मैंने बोला लाइफ का मतलब हैप्पीनेस, खुशी, जॉयफुल जीवन, हैप्पीनेस एंड जॉयफुल जीवन। जिस दिन आप वो, क्योंकि आप कितने भी जीव जंतु जो भी ये प्राणी है संसार के अंदर देखिए, आप जीव जंतु देखिए, सब हैप्पीनेस की खोज में है। एक चींटी है, आप उसका रास्ता रोक दीजिए, वो उस पर नहीं जाएगी, वो साइड से अवॉइड करेगी कि उसको मालूम है खतरा है ये। तो इवन सी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, उसको भी दुख नहीं चाहिए। ठीक बात है ना। तो सबका यही है। और मेरे कहने का मैं ये बताऊँ कि हैप्पीनेस क्या होता है कि आप दूसरों को खुशियां दोगे ना तो आपको अंतरात्मा की हैप्पीनेस मिलेगी। क्या बात, बहुत प्योर है ना। अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। तो देखो, लेने में किसी को लेने में सुखी होती है, मुझे देने में सुखी होती, खुशी मिलती है। क्योंकि मैंने छोटा सा भी कोई काम करेगा ना, जब भी आपको जीवन में याद आएगा ना, आपको एक अंतरात्मा से खुशी मिलेगी। हाँ, मेरे पास ऐसे कई किस्से हैं छोटे बड़े। तो छोटी छोटी बातें होती है, कभी कभी उसमें थोड़ा सा हम अटेंशन दे देते हैं। एक बार मैं ऐसे इंडिया की बात में बस से जा रहा था कहीं पर, तो वैसे टिकट ले रहा था, ऐसे 25-30 साल पहले की बात है। मेरे सामने बूढ़ी औरत थी, तो उस टिकट के करीब 10 रुपये लगते थे। वो आज से 2-3 साल पहले गई थी, उसमें 5 रुपये, तो घर से वो 5 रुपये लेके आई थी। वो टिकट लेने मुझे बोला कि बाजी आपको टिकट 10 रुपये हो गए हैं। तो बेचारी वो रोने लगी, मैं उसके पीछे खड़ा था। मैंने बोला भाई टिकट दो। अब हम उस बस में चढ़े तो वो पूरे 3-4 घंटे की ट्रेवल थी, उसने मुझे इतनी दुआएं दी है। और जब भी मैं उस चीज़ को याद करता हूँ एक खुशी होती है, वो आज भी मैं भूल नहीं पाया। ऐसी तो जीवन में क्या कि आप कोशिश करो, जो भी है, जैसे घर के अंदर बर्ड्स है उसके लिए पानी रखो, उसको दाना दो, है जानवरों को ना हो उसके दूसरों की मदद बताओ। देखो आप स्टार्ट तो करो ना, यू शुड स्टार्ट, यू पुट इट फर्स्ट एक्ट। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरी दुनिया की सेवा करो, आप छोटा काम करो, जैसे आपकी हैसियत है उस हिसाब से करो, लेकिन देने की नीयत रखो, लेने की मत रखो। और इसमें आपको थोड़े दिनों में मालूम पड़ जाएगी आपकी सारी जो दुख है ना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर की खुशी मिलेगी इस चीज। तो मैं एक युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ। दीजिए। वो ये है कि देखो, जीवन में इंसान को संघर्ष करते रहना चाहिए। जी, हम बचपन में क्या होते हैं, कितनी बार गिरते हैं और वापस उठ के चलने लग जाते हैं, ठीक है ना। और जब भी, और जीवन हमारा ऐसा ही है कि हमें हमेशा सक्सेसफुल लाइफ में नहीं मिलेगी। हम गिरेंगे लेकिन हमें वापस उठना है। और हर इंसान की अपनी अपनी एक स्टोरी होती है। कोई भी इंसान बगैर मिस्टेक के नहीं है, कोई भी इंसान दुनिया के अंदर परफेक्ट नहीं है। किसी के साथ में क्या हुआ है, किसी के साथ माँ बाप ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, किसी के साथ में कुछ हो गया, किसी के साथ में बचपन में सेक्सुअल थिंग्स एब्यूज हो गए, किसी, ठीक है, अब हो गया उसको तो हम मतलब क्या है कि चेंज नहीं कर सकते। हमारे लाइफ तो हमारे हाथ में, एक ही लाइफ है हमारे पास, अभी आगे क्या होना है हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कोशिश यही करनी है कि हमें उस प्रॉब्लम को लेकर के जीवन भर तक रोना नहीं है, हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी कि जो हो गया खत्म, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अब क्योंकि दुनिया के अंदर क्या कि जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे क्या, सबसे बड़ा कारण कि मुझे अपने आप में विश्वास था कि मुझे कुछ अचीव करना है। आप दिमाग के अंदर ये ठान लीजिए कि हमें कुछ करना ही है। यदि आप ये दिमाग में बैठा लेंगे तो आपका ये जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, और मैनिफेस्ट होते थे वही चीज़ हकीकत में बन जाएगी। और मैं आज बताता हूँ कि मैंने लाइफ में जो जो सपने देखे थे, जो जो चीज़ें मैंने अपने आप में मतलब क्या कि विश्वास किया था कि ये चीज़ें मुझे लाइफ में करनी है, वो हो गए। मैं एकदम स्पोर्ट नहीं करता था और मैंने 6 माराथन किया लाइफ के अंदर। किसी को विश्वास नहीं होगा लेकिन मेरे पास वो मेडल्स हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं माराथन कर लूँगा। जो आदमी राजस्थान में रेगिस्तान में मतलब गया कि जन्म लेकर के, जो भी किसी ने कभी स्पोर्ट नाम की चीज़ नहीं होती, होता ही नहीं है,
उसने 6 मैराथन किए। हमने कभी स्विमिंग नहीं सीखी। मैं आज सब तरह की स्विमिंग करना जानता हूँ, क्योंकि मुझे करना था, मुझे ये सिर्फ अचीव करनी थी। तो ऐसी ही सब चीज़ लाइफ के अंदर आप ठान लीजिए कि मुझे ये करना ही है, मुझे माउंटेन एवरेस्ट में जाना है। रास्ते उसके 1000 हैं, लेकिन आपको दिमाग में एक रखना है कि माउंटेन एवरेस्ट की चोटी मेरे दिमाग में, मुझे वहाँ पहुँचना है। आप पहुँच जाएंगे, बस यही है। आगे बढ़ते रहिए। और बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत। मैंने हजारों इंटरव्यू किए हैं, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। तो मेरा जन्म ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हुआ है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूँ, उनके जीवन के बारे में सुनता हूँ, तो उनके एक्सपीरियंस से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अमित रांका जी की कहानी बहुत ही दिलचस्प थी। खास बात यह कि इनके जीवन में ईमानदारी का बहुत बड़ा योगदान है, किस्मत का बहुत बड़ा योगदान है, इनके माँ बाप का आशीर्वाद का बहुत बड़ा योगदान है। और जब आदमी के सपने पूरे हो जाते हैं तो उसका दिमाग में कई बार फिर जाता है। इनका दिमाग स्टेबल है, ये आसमान में उड़ते हुए भी इन्होंने अपने जो पाँव है वो जमीन पे रखे हैं। सौभाग्य से इनसे मुलाकात हुई है, कोई ऐसा इरादा नहीं था, सोच के दिल्ली नहीं आया था और दिल्ली में मुझे मिले, और मुझे लगता है एक अच्छे दोस्त भी मिल गया है मुझे। बिल्कुल अमित जी, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप 100 ईयर्स कंप्लीट करें अपने। अभी 56 में इतने जवान हैं तो 100 साल तो जी जाएंगे आप। ऐसा है कि मुझे क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी है। शुक्रिया, नमस्कार। भगवान 60 साल दे या 70 साल दे या 80 साल दे, जो क्वालिटी, जो लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। और मुझे आज भी वो नहीं है कि कल मेरा टाइम आ गया तो आई एम रेडी। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।